आपका राजधानी एजुकेशन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं चला रहा हूं रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम या अदर जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम में लाभ पहुंचाएगा। अभी चल रहा है फिजिक्स, पिछले 9 पार्ट हो चुके हैं। अगर उस 9 पार्ट को आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके पहले उसको देखिए और ये 10वां पार्ट, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके अगर क्वेश्चन आपको कुछ डाउट होता है तो क्वेश्चन को कमेंट करके पूछें, कमेंट में पूछें। हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर आपको दिया जाए, ठीक है। तो 401 से स्टार्ट होता है। ये है न्यूटन की गति का नियम। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि गति का तीसरा नियम और वेग के बीच में संबंध प्रदान करता है, ठीक है। संबंध प्रदान करता है गति का तीसरा नियम वेग और खाली स्थान किसके बीच में संबंध प्रदान करता है। तो वेग होगा, अच्छा यहाँ तीसरा नियम नहीं आना चाहिए, तीसरा समीकरण होना चाहिए, गति का तीसरा समीकरण, ठीक है। तो ये मिस्टेक है थोड़ा सा, अब इसको समझिए। क्योंकि तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम जो है सो ये सब नहीं बताता। वो क्या बताता है कि अगर दो वस्तुएं एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो इक्वल फोर्स लगेगा। ये इस पे फोर्स लगाएगा F1 से, तो ये इस पे दूसरा बॉडी जो है सो फोर्स लगाएगी F2 से, और दोनों जो फोर्स होगा बराबर होगा, F1 बराबर F2 हो जाएगा, लेकिन दिशा दोनों का अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है। तो यहाँ होना चाहिए समीकरण, गति का तीसरा समीकरण खाली स्थान और वेग के बीच में संबंध प्रदान करता है। देखिए हमारे पास गति के 3 समीकरण होते हैं। प्रथम है v = u + at, जो भी वेग और समय के बीच का संबंध बताता है। गति का दूसरा समीकरण जो द्वितीय समीकरण है s = ut + ½ at², ये विस्थापन और समय के बीच में संबंध प्रदान करता है। और तीसरा जो है, तीसरा गति का तीसरा समीकरण v² = u² + 2as, ये किसके बीच में, ये विस्थापन और वेग के बीच में संबंध प्रदान करता है। तो ऑप्शंस में दिया है गति का तीसरा समीकरण, क्वेश्चन में क्या दिया है, गति का तीसरा समीकरण वेग और खाली स्थान में आ जाएगा विस्थापन। विस्थापन को हम लोग स्थिति भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा नंबर संबंधित है किससे, तो ये संवेग से संबंधित है। किससे संबंधित है, संवेग से, क्योंकि संवेग में परिवर्तन के दर, संवेग में परिवर्तन के दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बल कहते हैं ना। संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है, ठीक। तो ये दूसरा नियम से ही आता है कि F = ma, ठीक है। तो ये संवेग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 403, न्यूटन की गति का दूसरा नियम दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंध की व्याख्या करता है। बिल्कुल नहीं, ये तीसरा लॉ का बात है। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, बिल्कुल नहीं, ये फर्स्ट लॉ है। बल के प्रभावों को समझने में सहायक है, तो जहाँ बल का बात आ गया, बल के प्रभावों को समझाने में सहायक है। किसी वस्तु पर अगर हम बल लगा रहे हैं F और ये u स्पीड से चल रहा है, चलने के बाद इसका क्या होगा, जैसे हम इस पर फोर्स लगाएंगे F, वैसे इसका वेग बढ़ जाएगा। द्रव्यमान m है, तो इसमें क्या आ जाएगा, F = ∝ mv, यानी कि जो अंतिम संवेग होगा बल लगाने के बाद और जो पहले का संवेग होगा, वो दोनों का अंतर डिवाइड बाई समय, टाइम। ये कितना टाइम लगा, u से v होने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ संवेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, संवेग के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिवाइड बाय समय। तो ये बल के प्रभावों को समझाने में सहायक है, बिल्कुल सही होगा, ठीक। ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना था, बिल्कुल गलत, ये सब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 404, समीकरण F = ma को न्यूटन के दूसरा नियम के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगर आप थियोरेटिकल पार्ट को नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाकर देखिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। निम्नलिखित में से न्यूटन के कौन सा गति का नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। ये न्यूटन के तीसरा नियम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति से तीसरे नियम के लिए सही है। बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बिल्कुल नहीं। तीसरे नियम के अनुसार से बोलता है कि दो निकाय कम से कम होना चाहिए, दो वस्तु होना चाहिए। अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इस वस्तु पे लगा रहे हैं, तो ये वस्तु भी हम पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो एक ही बल पे लागू नहीं होगा। बल एक ही निकाय के विपरीत दिशा में लागू होता है, बिल्कुल गलत। बल अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बल दूरी पर निर्भर है, ये सब कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का प्रसिद्ध नियम दिया था, किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो बल जो होता है ये लागू बल है,
है ना, जो बल हम लोग लगाएं शो, और ये आ जाएगा संवेग में परिवर्तन के दर, संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है ये। जितना हम लोग किसी वस्तु पे जो किसी वेग से चल रहा है और चल नहीं रहा है तो अस्थिर होगा, मान लेते हैं कि यू वेग से चल रहा है, इस पे हम लोग लगाएं एक बल F, अब इसका स्पीड जो है सो बढ़ जाएगा और फाइनली स्पीड हो जाएगा v। m द्रव्यमान का है तो द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा पहले भी और बाद भी, तो संवेग में परिवर्तन आएगा, क्योंकि इसके वेग में परिवर्तन हुआ है तो संवेग में भी परिवर्तन होगा, तो लागू बल पे ही डिपेंड करता है ये संवेग में परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गति के द्वितीय नियम दर्शाता है प्रत्येक वस्तु पर, ठीक है, तो क्या बोला, गति के द्वितीय नियम दर्शाता है प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। ये नहीं होगा। अब चारों ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो ऑप्शन रहता है जो काफ़ी क्लोज रहता है, तो जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति से गतिमान होगी। बिल्कुल गलत। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध लागू बल के साथ बदल जाएगी। और नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। चलिए, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, नहीं, ऐसा गलत है। जब एक बस रुकेगा तो यात्री आगे की तरफ एक झटका लगेगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है, इसलिए गिर जाता है क्योंकि वो व्यक्ति मोशन में आ चुका है ना, इनर्शिया ऑफ मोशंस में आ चुका है, जड़त्व के गति में आ चुका है। अब उसको उसी गति में रहना पड़ेगा। अगर वो बस से उतरता है नीचे तो उसी गति के साथ कुछ दूर चलना पड़ेगा, या उससे कुछ कम गति के साथ कुछ दूर चलना पड़ेगा ताकि वो गिरे ना, अचानक नहीं रुकेगा। ये भी गलत है, अचानक नहीं रुकेगा वो। नेक्स्ट है, जब ये घूर्णन करता हुआ पंखा बंद हो जाता है तो कुछ समय के लिए तक घूमता रहता है। नेक्स्ट देखिए, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर एक झटका लगता है। डी नंबर ऑप्शन सबका बिल्कुल सही है, डी नंबर ऑप्शन जो है सो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसको कहा जाता है। तो न्यूटन को कहा जाता है। ये यूनिट लिखा हुआ है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, kg मीटर, 1 kg मीटर और सेकंड पर पावर -2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। तो इसको प्रकाशन किया गया था 1688 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपने बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। तो आप पहले देखिए ये कहाँ से आया सो, F = क्या होता है, dp/dt। ठीक है, अगर नीचे सिर्फ समझने के लिए हम टाइम को लेते हैं, ठीक, सिर्फ टाइम को लेते हैं तो क्या होगा, क्योंकि वह घबरा जाता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इससे गेंद के लक्ष्य बनाने में मदद करती है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। अगर समय थोड़ा बढ़ा देगा, हाथ को पीछे जब खींचेगा तो समय तो बढ़ेगा ना, उसमें समय ज़्यादा लेगा। और समय अगर बढ़ता है, समय अगर बढ़ेगा यहाँ तो क्या होगा, बल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो समय अगर बढ़ेगा, अगर समय बढ़ेगा तो बल क्या होगा, हमारा घट जाएगा। ठीक है, तो हमारे हाथों में बल का अनुभव कम पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक से पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो इसके फार्मूला पे ज़्यादा नहीं जाना है डिटेल में। देखिए, जैसे वहाँ से गोली निकलेगा तो उसका गति ज़्यादा होगा। ठीक, तो ऐसे समझिए आप डायरेक्ट कि उसका गति ज़्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा, बट इसको आप ड्राइव कर सकते हैं फार्मूला से, अब वहाँ आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा गोली का तो बंदूक का क्या होगा, कम होगा। तो गोली की गतिज ऊर्जा से कम, इसमें क्या पूछा कि राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक, गोली की गतिज ऊर्जा से कम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो बल बराबर क्या होता है, न्यूटन के दूसरे नियम से बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो बल और द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाएगा, बल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम का व्याख्या करता है? तो रॉकेट लॉन्च करना, ठीक है, तो यही हमारा जो सो न्यूटन के तीसरे नियम का व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या इसका एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, आप उसको एक बार देख लीजिए। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे की ओर धक्का देना, रॉकेट लॉन्च करना, ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल किसका है? न्यूटन के तृतीय नियम का है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगना, ये प्रथम नियम का है। जब हम एक पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी होनी शुरू हो जाती है, ये द्वितीय नियम का है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर करती है, ये भी द्वितीय नियम का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, ठीक है, तो अपने पैरों से नाव को पीछे की तरफ धकेलेगा, तो नाव भी उसको आगे की तरफ बढ़ने में मदद करेगा। तो क्वेश्चंस क्या दिया कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, ठीक, एक नाव बना हुआ है, इस पे एक नाविक है, अब ये अपने पैर से नाव को फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, नाव भी इस पे फोर्स लगाएगा और ये आदमी आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तब नाव की पीछे की तरफ हट जाती है। और यह उदाहरण न्यूटन के कौन सी गति को दर्शाता है? दो बॉडी है, एक नाविक है, एक नाव है, दोनों फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शंस में, तो ये न्यूटन के गति के तीसरा नियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो बिल्कुल सही है। रॉकेट से क्या निकलता है? यहाँ से पीछे से निकलता है, यहाँ से धुआं, आप सीधा ये समझिए। अरे ये जितना फोर्स से ये इधर की तरफ निकलेगा उतना ही फोर्स से रॉकेट हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ भी कौन सा आएगा? न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर विपरीत दिशा में होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया? ये भी कौन सा है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम के अनुसार से। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो ये जड़त्व के बारे में बोल रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा नियम में आ जाएगा? तो जड़त्व के नियम को दूसरे रूप में बोला जाता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगी? नाव तट से दूर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा। जब एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो ये किसके उदाहरण है? न्यूटन के तृतीय नियम का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किन स्थितियों पर लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब स्थिर बस अचानक चलती है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये प्रथम नियम का है। और विराम का जड़त्व का यहाँ लगेगा कॉन्सेप्ट। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। तेजी से चलते क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है, तो ये दूसरा नियम का है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 424 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये सेकेंड लॉ से इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग। जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं साइकिल धीमी हो जाती है। जब एक बस अचानक चलती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। और रॉकेट का लॉन्च करना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? ठीक है, तो बल की परिभाषा दिया किसके अनुसार से? न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और बल का जो फॉर्मूला है F=ma, ये किसने दिया? तो न्यूटन के दूसरे नियम ने, ठीक है, सेकेंड लॉ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन की गति का पहला नियम। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग के घात n पर पावर th के अनुपातिक होता है। यहाँ n का मान कितना होना चाहिए? तो यहाँ n का मान कितना होना चाहिए? n का मान यहाँ 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है।
जितना वेग से रॉकेट से गैस पीछे की तरफ निकलेगा, उतना ही उसी के अनुपातिक, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेग से हमारा रॉकेट जो है आगे की तरफ जाएगा। तो इसमें चलता है पावर 1 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 427। एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? तो यहां लग जाएगा एक आदमी है, अब इसका वेट से लेना देना नहीं है, ये 70 केजी का है। एक दूसरा आदमी है, ये 50 केजी का है। अगर ये धक्का मारता है इसको 50 न्यूटन से, तो न्यूटन के तीसरे नियम से ये भी धक्का मारेगा 50 न्यूटन से। दोनों का बल बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या होगा? अपोजिट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, तो प्रकाश के वेग के साथ तुल्य वेग की गति पर करने पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है, कैसा होता है? स्थिर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, जड़त्व क्या है कि वस्तु अगर कोई रेस्ट में है तो ये रेस्ट ही करना चाहेगा, और अगर कोई एक समान गति के साथ मोशंस कर रहा है तो वैसे ही वो करते रहना चाहेगा हमेशा के लिए। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? जड़त्व कहते हैं। बोलता ना कोई डिस्टर्ब नहीं करना है इसको, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वह गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करती है। ठीक है, पहले वो गति में आएगा, उसके बाद छलांग लेगा। मेज पर रखी हुई पुस्तकें का ढेर जड़ता के कारण से हटता नहीं है, रखा हुआ रखे रहेगा, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, तो जड़त्व आ जाएगा, या तो जड़ता भी यूज किया जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इनर्शिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। विचलित वस्तुओं के आराम से रहने या समान वेग के साथ चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। कि रेस्ट में है, आराम कर रहा है तो आराम ही करेगा, या तो समान वेग से आगे बढ़ रहा है तो वैसे ही वेग से आगे बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति के साथ गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। ठीक है, आप क्वेश्चंस को बढ़िया से देखते जाएं, ये सब क्वेश्चन सबको रिपीटेड मिलेगा अगले आने वाले एग्जाम में। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है, क्यों? क्योंकि वह गति के जड़त्व में आ चुका है और उसी को मेंटेन करना चाहेगा। उसके जूते, ऑप्शन देखते हैं, उसके जूते जमीन के साथ मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने के कारण बनता है, बिल्कुल गलत। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, पहला नियम जो है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उसने किसने लिखा था? न्यूटन लिखा था अपने बुक प्रिंसिपिया में, और इसका प्रकाशन 1887 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 437। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण से होता है? तो यह जड़त्व के कारण से ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उसमें रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है? तो ये किसको करता है? जड़त्व के नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व के मान अधिकतम होता है? एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच में। ठीक, स्कूटर और बस के बीच में 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के। देखिए, जड़त्व जो है किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे और त्रिज्या पे। तो इसमें से आप देख लीजिए किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज का द्रव्यमान अधिक है, तो इसका जड़त्व भी अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला टॉपिक हमारा बल। ठीक, देखिए 440 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल होगा, तो न्यूनतम बल कितना होगा? उसके भार के समान, उसके भार, ऑप्शन छूट गया यहाँ, सॉरी, उसके भार के समान होता है। ओके, उसके वेट के बराबर होता है, यानी कि mg के बराबर होगा। कम से कम हमको इतना बल लगाना पड़ेगा जितना पृथ्वी
उस वस्तु को अपने तरफ लगा रहा है उतना ही बल कम से कम लगाना पड़ेगा ताकि उस वस्तु को हम ऊपर उठा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 441। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु को जो त्वरण ए से गति कर रहा है उस वस्तु पर प्रयुक्त बल क्या होगा। तो हमको पता है कि कोई वस्तु का द्रव्यमान अगर एम है और ये ए एक्सलेशन के साथ ए त्वरण के साथ आगे बढ़ रहा है तो इस पर फोर्स जो लग रहा होगा वो कितना होगा, एम ए के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 442 नंबर क्वेश्चन। जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा कितना, 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु पर एक बल लग रहा है इधर की तरफ और एक बल लग रहा है इधर की तरफ, एफ डैश शो मान लेते हैं, दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 443 निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती या बदलने का प्रयास करती है। तो कौन है वो, तो वो बल है। अगर कोई एक स्थिर अवस्था में है तो इस पर हम लोग बल लगा के इसके स्थिति को चेंज कर सकते हैं, और अगर गतिमान है तो उसके भी स्थिति को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, अगर स्थिर है तो इसमें फोर्स लगा के इसको गति में ला सकते हैं, और अगर कोई चीज़ गति में है जैसे बॉल गति में होता है उसको जब हम लोग पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, बल लगाते हैं और उसको हम लोग रेस्ट में ले जाते हैं। ठीक है, तो गतिमान है तो बल लगा के किस में ले जाएंगे, स्थिर अवस्था में ले जाएंगे, रेस्ट में ले जाएंगे, विरामावस्था में ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु सतत चाल से, सतत मतलब क्या होता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गति करती है, जब इस पर कोई बल ना लग रहा हो तो इसको कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि अगर बल हमारा जीरो होगा, बल बराबर होता क्या है, मास इंटू एक्सलेशन। अच्छा, मास हो जाएगा, एक्सलेशंस को क्या लिख सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को एक्सलेशंस कहते हैं। बोल रहे कि अगर बल नहीं लगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। अच्छा, मास नीचे आके जीरो हो जाएगा, टाइम भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, v माइनस यू। ये v क्या है, फाइनल वेग, और u क्या है, इनिशियल वेग। तो ये v माइनस यू का वैल्यू जीरो हो गया और v बराबर कितना हो गया, u हो गया, कि जितना शुरू में वेग था उतना ही बाद में वेग होगा। ठीक है, एक समान से गति करती रहेगी वो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में कभी अकेली नहीं होती, तो बल कभी अकेले नहीं होते। अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो वो वस्तु भी मेरे पे बल लगाएगा, ये न्यूटन के तीसरे नियम बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 446, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू बल संतुलित बल का प्रभाव है। तो संतुलित बल क्या होता है पहले देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ थोड़ा छूटा हुआ है। ठीक है, संतुलित बल किसको कहते हैं, इसको समझिए पहले। संतुलित बल, अगर एक वस्तु है और एक वस्तु पे इधर हम जितना फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं कि 100 न्यूटन का इधर फोर्स लगाएं, हम इधर से 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इसी वस्तु पर m द्रव्यमान का वस्तु है, और एक और आदमी है जो कि इस दिशा में बिल्कुल 180 डिग्री में 180 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो बताइए, सॉरी 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो बताइए ये वस्तु कहीं मूव करेगा, बिल्कुल नहीं। दोनों साइड से अगर एक ही बल से, बराबर मान के बल से दो दिशाओं में इसको खींचा जा रहा है 180 डिग्री पे, तो ये वस्तु कहीं मूव नहीं करेगा, ये वस्तु कभी भी गति में नहीं आएगा। तो इस वस्तु की आवृत्ति में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही है। अगर हम लोग खींच रहे हैं, ये भी 100 न्यूटन से लगा रहा है, ये भी 100 न्यूटन से लगा रहा है, तो हो सकता है कि ये वस्तु क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, बीच से यहाँ से टूट जाए या कहीं से भी टूट जाए, जहाँ कमजोर रहेगा वहीं से टूट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। ये दो ऑप्शन छूटा हुआ है लेकिन पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, बल बराबर होता क्या है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ दिया गया। देखिए 2018 में ही ग्रुप डी में पूछा है, और ये तो दो शिफ्ट में पूछा गया है। तो आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आप यही क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, बार बार देखिए इसको और इसको समझने की कोशिश कीजिए। बल गुने त्वरण क्या कहलाता है, सॉरी द्रव्यमान गुने त्वरण क्या कहलाता है, तो ये बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिबल किसको कहते हैं, स्ट्रेस को कहते हैं ना प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर होता क्या है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। तो अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, तो प्रतिबल किस पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पे। जैसे कि एक बॉडी है और यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं F, तो इसका प्रतिबल क्या होगा कि भाई फोर्स कितना लगा रहे हैं, बल कितना लगा रहे हैं, और इसका ये वाला क्षेत्रफल कितना है, तो इसको हमने मान लिया A, तो कितना आ जाएगा F बटे A। तो प्रतिबल जो है सो, स्ट्रेस जो है सो किस पे डिपेंड करता है,
क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु जब 10 न्यूटन के बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है F = ma। न्यूटन कितने का लग रहा है, सॉरी फोर्स कितने का लग रहा है, 10 न्यूटन का। मास है हमारा 10 केजी और एक्सलेशन हमको निकालना है। 10 से 10 कट जाएगा और एक्सलेशन का वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो ऐसे भी इसको लिखते हैं 1 मीटर सेकेंड पर पावर -2, दोनों सेम है। ठीक है, तो निकाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 10वां पार्ट कंप्लीट हुआ। आपको कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके।